नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं स्वराज कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो है कार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो प्रीवियस ईयर की इस सीरीज में हाइड्रोकार्बन का यह पहला क्वेश्चन है आपके लिए। अगर हम देखें तो हमारे से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति का है ना। अम्लीय प्रकृति, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। तो अगर हम बात करें तो हमको ध्यान देना पड़ेगा, अल्काइन सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है एल्कीन और फिर सबसे कम होता है एल्केन। ये उनके एसिडिक नेचर आइन, इन और एन। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो अल्काइन मेथेन, एथेन, एथीन और एथाइन। देखो आइन लगा हुआ है, आइन। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन हो गया? डी वाला। इसलिए सही आंसर कौन सा है? डी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्किनो में कौन HBr से क्रिया करने पर ऑक्साइड की उपस्थिति और अनुपस्थिति में वही उत्पाद बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स विल गिव सेम प्रोडक्ट व्हेन ट्रीटेड विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड? देखिए, समझते हैं इस बात को, है ना। अगर हम बात करें तो मेरे पास में प्रोपीन है, प्रोपीन को लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये है सम्मित एल्कीन। इसके ऊपर अगर आप पर ऑक्साइड की उपस्थिति और अनुपस्थिति में क्रिया कराओगे तो आपको वही उत्पाद देगा, एक ही उत्पाद देगा। तो पहली बात तो पर ऑक्साइड HBr और उपस्थिति अनुपस्थिति उसका यहाँ पर कोई नियम लागू नहीं होता है। अगला कौन है? ब्यूटीन। ब्यूटीन में भी 2 ब्यूटीन। अब ये CH3, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। देखो, अगर आप HBr से क्रिया करा रहे हैं तो HBr से अगर आप क्रिया कराएंगे तो मार्कोनिकॉफ ने कहा है हाइड्रोजन वहां जाएगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो बेटा ये भी तो सम्मित एल्कीन है। सम्मित एल्कीन पर अगर हम यहाँ बनाएंगे तो CH3 CH और यहाँ पर आ गया Br और ये हो गया है CH2 और ये CH3। अगर परऑक्साइड भी होगा तो पर ऑक्साइड की उपस्थिति में भी यही उत्पाद बनेगा। तो ब्यूटीन 2 इन जो है आपको वही उत्पाद देगा जो पर ऑक्साइड हो चाहे नहीं हो। अब जैसे उदाहरण के लिए ब्यूटीन 1 इन, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आप HBr से क्रिया कराएंगे इसकी, तो HBr से क्रिया अगर आप करा रहे हैं तो आपको एक बार मिलेगा CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पर Br। ये देखो HBr से क्रिया कराने पर। अब अगर हम बात करें तो CH3 CH2 CH और अगर पर ऑक्साइड के सामने इसकी क्रिया कराते हैं, लिख देता हूँ डबल बॉन्ड CH2, पर ऑक्साइड H2O2 है और HBr से अगर मैं इसकी क्रिया करा रहा हूँ तो उस समय CH3 CH2 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 Br 1 ब्रोमो बनेगा। क्या बनेगा? 1 ब्रोमो। और इसमें क्या बनेगा? 2 ब्रोमो। तो 1 ब्यूटीन में तो अलग अलग उत्पाद आते हैं, पर 2 ब्यूटीन के दोनों उत्पाद क्या होंगे? एक जैसे। तो वही उत्पाद देगा। तो वही उत्पाद कौन देने वाला है? 2 ब्यूटीन। तो 2 ब्यूटीन के केस में जो है हम बोल सकते हैं कि HBr जो है परऑक्साइड की उपस्थिति में और परऑक्साइड की अनुपस्थिति में दोनों में जो है समान उत्पाद देता है, जबकि 1 ब्यूटीन जो है दोनों में अलग अलग उत्पाद देता है। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होता है और यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होता है। मार्कोनिकॉफ का नियम बोलता है कि हाइड्रोजन वहाँ पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, और एंटी मार्कोनिकॉफ वहाँ पर लागू होता है और वो कहता है
एंटी मार्कोनी का आप वहां पर लागू होता है जहां पर पर ऑक्साइड हो, क्या हो, पर ऑक्साइड HBr के योग में। और एंटी मार्कोनी का आप बोलता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन पहले से कम है, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 1 ब्यूटीन तो दोनों उत्पाद अलग अलग देता है। अब अगर हम बात करें तो ब्यूटीन जो है दोनों उत्पाद एक जैसे देता है। यहाँ पर एक और यौगिक लिखा है 2 मिथाइल प्रोपाइन, प्रोपीन जिसको हम बोल सकते हैं। तो देखिए 2 मिथाइल प्रोपीन, 1 2 और 3, और ये लगा हुआ है मिथाइल। और अगर इस पर मैं HBr की क्रिया कराता हूँ तो यहाँ पर आता है CH2 और ये CH3। डबल बॉन्ड पर अगर लगाना है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा और इधर कौन जाएगा, Br। तो अगर HBr लगा तो क्या बनेगा, CH3 C CH3 और यहाँ पर CH3 और ये हो गया Br। ऐसा कब होगा, जब HBr का योग होगा। अगर मैंने यही योग करवाया HBr का पर ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो पर ऑक्साइड की उपस्थिति में नियम बदल जाएगा, CH3 रहेगा, C रहेगा, CH3 रहेगा। ये जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां नहीं अब की बार जाएगा, वहां पर कौन जाएगा अब की बार, ब्रोमीन। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, H। तो देखो इसमें क्या बन रहा है, 2 ब्रोमो, और इसमें क्या बन रहा है, 1 ब्रोमो। तो ये दोनों उत्पाद क्या हो गए हैं, अलग अलग। तो एक जैसे उत्पाद यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कौन दे रहा है, 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन जो है वह दोनों तरफ से हमको एक जैसे उत्पाद प्रदान करता है। अब अगर हम आगे बढ़े तो जैसे प्रोपीन है मेरे पास में, ए ऑप्शन में प्रोपीन। प्रोपीन की कहानी भी दिखा देते हैं यहीं पर छोटी सी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो एक बार अगर मैं जोड़ूंगा HBr से, तो HBr से जोड़ूंगा तो CH3 CH, ये जोड़ रहा हूं HBr पर ऑक्साइड की अनुपस्थिति में, तो CH3 CH और यहां पर कौन आ जाएगा, Br, और यहां पर कौन हो जाएगा, CH3। पर अगर पर ऑक्साइड होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर HBr जोड़ रहा हूं और पर ऑक्साइड के सामने जोड़ रहा हूं तो नियम बदल गया, खराश प्रभाव लगेगा, है ना, पर ऑक्साइड इफेक्ट लगेगा। CH यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH2 Br। तो देखो यहाँ पर 1 बनता है और यहाँ पर क्या बनता है, 2। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास में यहाँ पर 2 ब्यूटीन ही एक ऐसा यौगिक है जो दोनों दशाओं में समान उत्पाद देता है, चाहे परऑक्साइड हो चाहे परऑक्साइड नहीं हो। तो सही आंसर कौन सा है, बी वाला। यहाँ से हमको क्या सीखने के लिए मिलता है कि जो है मार्कोनी काफ का नियम बोलता है, किसका नियम बोलता है, मार्कोनी। और मार्कोनी का नियम बोलता है कि हाइड्रोजन वहां जाएंगे जहां पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हो, और ऋण मूलक वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम हो। पर ऑक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनी काफ काम करता है। एंटी मार्कोनी काफ बोलता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ये कौन बोलता है, मार्कोनी। और जहां पर कम है वो कौन बोलता है, एंटी मार्कोनी। और ये प्रोग्राम केवल किसकी उपस्थिति में होगा, H2O2 की उपस्थिति में। और ध्यान देना है कि 2 ब्यूटाइन जो है, चाहे HB परऑक्साइड हो चाहे नहीं हो, दोनों स्थितियों में एक जैसा ही उत्पाद प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिनॉल को, ये फिनॉल है, डिस्टिल्ड विथ जिंक डस्ट, जिंक पाउडर के साथ जब उसका आसवन करते हैं तो हमें जो यौगिक मिलता है उसका नाम है बेंजीन, C6H5OH। इसको हम जिंक के साथ डिस्टिल करते हैं तो हमको जो यौगिक मिलता है वो C6H6 है, बेंजीन। तो सरल सा क्वेश्चन है, याद रखना है। ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट, पेट्रोल में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, पेट्रोलियम ये लिखा है, और इनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या का सही अनुक्रम है। तो देखिए अगर हम बात करें तो हमारे पास में डीजल है, पेट्रोल है, और ए ऑप्शन में कौन है, CNG,
ये ऑप्शन में सीएनजी है, ये बी में डीजल है और सी में कौन है, पेट्रोल। तो सबसे ज़्यादा कार्बन किस में होते हैं, डीजल में। डीजल में होते हैं तो सबसे ज़्यादा कार्बन किस में हो गए, बी वाले में। फिर उससे कम किस में होते हैं, पेट्रोल में। तो पेट्रोल कहाँ पर है, सी में। और सबसे कम किस में होते हैं, सीएनजी में। तो सीएनजी कितने पर लगा है, ए पर। तो आंसर कौन सा होगा, बी सी ए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी वाला, है ना। ये बी और ये सी और ये ए। चलो अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में है, टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, टॉलेन रिएजेंट क्या होता है। तो क्षारीय सिल्वर नाइट्रेट जो होता है या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, उसके विलयन को हम टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। जिसका सूत्र अगर लिखना चाहें तो NH4OH प्लस में लगाना पड़ेगा AgNO3। इसको हम बोलते हैं टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक के साथ में क्रिया जो करता है वह कौन है, एल्काइन। एल्काइन जिनके पास में अम्लीय हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, अम्लीय हाइड्रोजन। एल्कीन और एल्केन कभी भी टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया नहीं करते हैं। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित एल्कीनों में से कौन सा उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन की अवस्था में हाइड्रोजन से सबसे तीव्र गति से क्रिया करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन रिएक्ट फास्टेस्ट विथ H2 अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। भाई हाइड्रोजन जोड़ना है तो सबसे ज़्यादा तेजी से हाइड्रोजन किस में जुड़ेगा। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो सिस होता है, सिस रूप, कौन सा रूप, सिस रूप। सिस रूप जो है उसका अगर हम बात करें तो ट्रांस की तुलना में कम स्थायी होता है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, अस्थायी। और अस्थायी होने के कारण, अनस्टेबल होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो सिस रूप अगर मैं देखूं तो मुझे कहाँ पर मिल रहा है, डी वाले पर। कहाँ पर, डी वाले पर। और ये दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ है। तो समान अगर समान दिशा में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, ज्यामितीय समावता का सिस रूप। अब समान मूलक समान दिशा में, तो बोले ये भी तो समान दिशा में, पर देखिए ये एक ही कार्बन पर जुड़े हैं और कार्बन क्या होना चाहिए, अलग कार्बन पर, है ना, होना चाहिए। मतलब एक द्विबंध का जो कार्बन है उसके दोनों मूलक एक जैसे नहीं होना चाहिए। ये देखिए एक कार्बन के दोनों मूलक एक जैसे, एक कार्बन के दोनों मूलक एक जैसे, एक कार्बन के दोनों मूलक एक जैसे, तो ये ज्यामिति दर्शाते नहीं। ज्यामितीय समावता दर्शाने वाले के लिए पहली शर्त है द्विबंध होना और द्विबंध वाले कार्बन के दोनों मूलक अलग अलग होना। अगर समान दिशा में होते हैं तो सिस और विपरीत दिशा में होते हैं तो ट्रांस। तो ज़्यादा स्थायी कौन सा है, तो ज़्यादा स्थायी कौन होता है, ट्रांस। और कम स्थायी कौन है, तो वो है सिस। इसीलिए इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा। इसीलिए सही आंसर कौन सा है, डी वाला। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, घरों में खाना बनाते हैं, उसका मुख्य अवयव कौन है। तो उसका मुख्य अवयव ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन उसके मुख्य अवयव होते हैं। उसके अंदर से एक दुर्गंध आती है, वह दुर्गंध मर्केप्टेंस के कारण आती है, इथाइल मर्केप्टेंस के कारण आती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एचबीआर में प्रति मार्कोनी काफ का योग नहीं पाया जाता है। एंटी मार्कोनी काफ का एडिशन टू एचबीआर इज नॉट ऑब्जर्व इन, किसमें नहीं दिखेगा। तो देखो ब्यूट 1 इन CH3 CH2 CH2 और CH गलती हो गई, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें तो जो है मार्कोनी काफ का नियम दिखेगा, है ना। पर हमको क्या पूछा, किसमें नहीं दिखेगा। पेंट 2 इन, 1 2 3, ये 4 और ये 5, देखो यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको वह नहीं दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, एंटी मार्कोनी काफ का नियम नहीं दिखने वाला है, क्योंकि चाहे इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा, प्रोपीन की बात करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ब्यूट 2 इन, तो देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ें तो ये हो गया 1 2, ये CH एक बार अगर इधर जुड़ता है और CH C,
तो पेंट टू इन, पेंट टू इन में जुड़ेगा तो यहाँ पर भी जुड़ेगा Br, तो 1 2 3 पर आएगा, और उधर की तरफ जुड़ेगा तो कितने पर आ जाएगा, 2 पर। हाँ, तो इसमें भी आपको जो है योग देखने के लिए मिलेगा मार्कोनिकॉफ के अनुसार, एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार। तो बी वाले में भी आपको एंटी मार्कोनिकॉफ का योग दिखाई देगा, है ना, अलग अलग उत्पाद बनते दिखाई देंगे। जो नहीं दिखाई देगा वह किसमें नहीं दिखाई देगा, डी में। तो एचबीआर में प्रति मार्कोनिकॉफ का योग नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है, तो उसका सही आंसर हमारे लिए कौन सा हो गया, डी वाला। डी वाले में हमारे पास में एंटी मार्कोनिकॉफ का योग नहीं पाया जाता है। एंटी मार्कोनिकॉफ का योग किसमें नहीं पाया जाता है, तो 2 ब्यूटीन में नहीं पाया जाता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टेफ्लॉन है ना, टेफ्लॉन, एक मिनट, टेफ्लॉन की बात करते हैं, पर टेफ्लॉन के पहले हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं वो थोड़ा देख लेते हैं, उसके हिसाब से। टेफ्लॉन हमारे पास में 38 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। अभी हम कौन से नंबर पर चल रहे हैं, 8वें नंबर पर। टेफ्लॉन के बारे में हमसे बात पूछी गई है। टेफ्लॉन के बारे में बात करें तो टेफ्लॉन का जो है CF2 डबल बॉन्ड CF2 है ना, टेट्रा क्लोरो एथीन, टेट्राक्लोरो एथीन का बहुलीकरण होने पर जो बनता है उसी का नाम होता है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन जो है उसको बोलते हैं पॉली टेट्राक्लोरो एथिलीन, पॉली टेट्राक्लोरो एथिलीन। तो टेफ्लॉन क्या है, तो टेट्राफ्लोरो एथिलीन नहीं, टेट्राफ्लोरो नहीं, पॉली टेट्राफ्लोरो, पॉली टेट्राफ्लोरो एथाइलिन, और ये है पॉली ट्राई, ये ट्राई है बच्चों, ये ट्राई है, और ये कौन है, टेट्रा। तो पॉली टेट्रा आएगा, और फ्लोरो और इथाइलिन। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, मेरे पास में ए वाला होगा। टेफ्लॉन जो है ये है, और इसका एकलक मोनोमर अगर हम बात करें तो मोनोमर कौन सा होने वाला है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, टेट्रा इथाइल, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन या एथीन जो है यह इसका एकलक है। और इसके एकलक से ये जो बनता है पॉलीमर, पॉलीमर जिसको बहुलक करते हैं टेफ्लॉन, और ये होता है पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, तो ध्यान जरूर देना है यहाँ पर कि पूछा क्या है। अगर एकलक पूछता तो एकलक पे मेरा आंसर कौन सा बैठता, सी वाला। अगला क्वेश्चन है, CH बंध की लंबाई सबसे ज्यादा किस में होती है। तो एल्कीन है मेरे पास में सबसे ज्यादा बंध लंबाई, उससे कम लंबाई सबसे ज़्यादा लंबाई वाला एल्केन होता है, एल्केन के बाद एल्कीन है, और सबसे कम बंध लंबाई होती है एल्काइन में। तो देखते हैं, ये तो एल्काइन है, क्यों, क्योंकि इसका सूत्र है CnH2n-2, एल्कीन का है CnH2n, और एल्केन का होता है CnH2n+2, डबल से दो ज़्यादा। तो डबल से दो ज़्यादा, डबल है इसमें, डबल से दो कम है, मतलब ये कौन है, एल्काइन है। ये कौन है, एल्कीन है। C2H6, हाँ ये जो है एल्केन है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको बंध लंबाई देखने के लिए मिलेगी, सबसे ज़्यादा बंध लंबाई किस में देखने के लिए मिलेगी, सी में, जिसको हम क्या बोलेंगे, एल्केन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मस्टर्ड गैस का IUPAC नाम क्या है। तो मस्टर्ड गैस बनाता हूं सबसे पहले तो SCH2 CH2Cl, और ऐसा ही CH2 CH2 और Cl। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर सल्फर के इधर ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा, तो अगर ये बीटा है तो दूसरी तरफ जाऊंगा तो ये अल्फा डैश और ये हो गया बीटा डैश। तो बीटा और बीटा डैश दोनों पर क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, तो डाइक्लोरो, बीटा बीटा डैश डाइक्लोरो, बीटा बीटा डैश, ये यहाँ पर लगा नहीं है, डाइक्लोरो, फिर ये है डाई एथिल, और फिर कौन है, एस, एस मतलब सल्फाइड, एस मतलब क्या है, सल्फाइड। तो बीटा बीटा डैश डाइक्लोरो डाई एथिल, यहाँ पर मोनो एथिल है तो ये तो नहीं हो पाएगा, डाई एथिल, डाई एथिल क्योंकि ये एथिल समूह है। तो सही आंसर कौन सा हो गया, सी वाला।
और यहाँ पर बीटा के ऊपर बीटा डैश लगा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च गैस, मार्च गैस कंटेन्स मेनली, मार्च मतलब दलदल होता है, दलदल के अंदर से बुलबुले उठते हैं और उसमें मुख्य रूप से जो गैस होती है वह होती है मीथेन। मीथेन जिसका फॉर्मूला क्या है CH4, तो मीथेन को ही हम एक और नाम देते हैं मार्च गैस, दलदली गैस। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो गोबर गैस का उपयोग यूरिया के निर्माण में नहीं होता है। हम घरों में प्रकाश करने में उसका उपयोग करते हैं, खाना पकाने में उसका उपयोग करते हैं, है ना। गोबर गैस इज नॉट यूज्ड इन। गोबर गैस में क्या होता है, गोबर रहता है, गोबर जिसके अंदर क्या रहता है, सेलुलोज रहता है, और सेलुलोज का जो है अवायवीय जीवाणु, अवायवीय जीवाणु जिसका नाम है मेथेनोकोकस, एन एरोबिक बैक्टीरिया है, एन एरोबिक बैक्टीरिया, एन एरोबिक बैक्टीरिया जो है इसका फर्मेंटेशन करता है जिसका नाम होता है मेथेनोकोकस, और ये सेल्यूलोज का डाइजेशन करने के बाद में यहाँ पर जो मुख्य रूप से गैस बनती है वो रहती है मीथेन, इसीलिए मीथेन को गोबर गैस भी कहते हैं, जिसका उपयोग घरों में प्रकाश करने में और खाना पकाने में किया जाता है। तो किस काम में नहीं होता है, तो यूरिया के निर्माण में नहीं होता, इसलिए सही आंसर कौन सा होगा, डी वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनरली अल्कीन्स रेजिस्ट अंडरगोस ऑक्सीडेशन, predict the product form when 2-methyl propane is react with potassium permanganate। सामान्यतः अल्कीन ऑक्सीकरण से गुजरने पर प्रतिरोध करते हैं, बिल्कुल 1 डिग्री और 2 डिग्री हाइड्रोजन का तो होता ही नहीं है। उत्पाद का अनुमान लगाइए जब 2 मेथिल प्रोपेन, तो पहले तो प्रोपेन बनाऊं, 1 2 3, और 2 पर क्या लगा है मेथिल, तो ये लगा CH3, यहाँ पर कौन हो गया CH3, और यहाँ पर कौन हो गया CH3, और ये हो गया CH, तो ये है 2 मेथिल प्रोपेन, है ना। इसके अंदर ये वाला जो हाइड्रोजन है ये 3 डिग्री है, और 1 डिग्री 2 डिग्री हाइड्रोजन जो है उनका ऑक्सीडेशन क्षारीय केमेनोफोर से होता ही नहीं है, वो केवल 3 डिग्री वाले का कर पाएगा, और 3 डिग्री वाले का जब करेगा तो यहाँ पर CH3 C, और यहाँ पर हो गया OH, ये हो गया CH3, और ये हो गया CH3, तो हमको 2 नंबर पर OH मिल गया, मतलब 2 नंबर पर ऑल लगेगा, तो हम बोलेंगे 2 मिथाइल, देखो 2 मिथाइल 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, तो सही आंसर कौन सा हो गया C वाला, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि एल्केन जो है, एल्केन 1 डिग्री और 2 डिग्री जिनमें हाइड्रोजन होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नहीं है, उसी का होगा जिसके पास में 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, और उसके ऑक्सीडेशन से जो बनेगा वो क्या बनेगा, एल्कोहल। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है, सी। सबसे कम क्रियाशील होते हैं, सबसे कम क्रियाशील कौन है, एल्केन, इसीलिए एल्केन का एक और नाम रखते हैं पैराफीन, और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, पैराफीन नाम से भी जानते हैं, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्केन पहचानिए जो ओजोनोलिसिस से ब्यूटेनल और प्रोपेनॉन देता है। देखो ब्यूटेनल, ब्यूटेनल मतलब एल्डिहाइड है ना, नल लगा है, और प्रोपेनॉन मतलब कीटोन, प्रोपेनॉन मतलब क्या है, कीटोन। तो देखिए CH3 CH2 CH2 CHO, एक तो ये बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन मतलब C डबल बॉन्ड O, ये CH3 और ये CH3, इस तरह से बनेगा, है ना। अब ये इस तरह से बनेगा, तो ये दोनों कब बनेंगे, जब आपका बंध टूटेगा, तो बंध टूटने पर ही तो ये दोनों बनते हैं, तो इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो ये लिखा अपन ने CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड C, और यहां पर क्या लग गया CH3, और यहां पर भी लग गया CH3। जब हम इसको ओजोनोलिसिस करते हैं तो द्विबंध टूटता है, तो इधर भी ऑक्सीजन लगता है, इधर भी ऑक्सीजन लगता है, तो इधर बनेगा ब्यूटेनल और इधर बनेगा प्रोपेनॉन, तो बस इनको जोड़ दिया, क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो अब अगर हम देखें तो ऐसा कहाँ मिल रहा है, नहीं यहां नहीं मिलेगा, CH3 CH2 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 CH और CH3 यहां भी नहीं मिल रहा है, CH3 CH2 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 CH, और CH3 CH2 CH2 CH, 2 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 CH, 2
CH आगे आ रही है, और C के बाद में ये दो CH3 लगे हैं, तो सही आंसर कौन सा हो गया? बी वाला। कौन सा है? बी वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई कार्बनिक अभिक्रिया में X और Y को पहचानना है। आइडेंटिफाई द X एंड Y इन ऑर्गेनिक रिएक्शन गिवन बिलो। तो मेरे पास में एक कोई X है, और X की रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्कोहलिक KOH से, और एल्कोहलिक KOH से कराने पर मुझे क्या मिल रहा है? Y मिल रहा है। और उस Y की रिएक्शन में करा रहा हूं किससे? NaNH2 से, सोडामीन से करा रहा हूं, और मुझे मिल रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड Na, सोडियम एसिटिनलाइड मिल रहा है, सोडियम एसिटिनलाइड। तो सबसे पहली बात तो ये Y जो है ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तभी तो सोडामीन से क्रिया करके बनाएगा। तो देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH मतलब C2H2, Y में कौन मिलना चाहिए? C2H2, अरे इसमें है, अरे इसमें भी है, ये तो नहीं है, तो C2H2 मुझे मिल गए। अब अगर हम बात करें तो एल्कोहलिक KOH जो रहता है वो हाइड्रोजन निकालने का काम करता है। क्या निकालने का काम करता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ साथ कौन निकलेगा? हेलोजन। तो CH ट्रिपल बॉन्ड है तो मुझे डबल बॉन्ड वाला लगेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर लगाना पड़ेगा Br। तभी तो ये एल्कोहलिक KOH यहां से, एल्कोहलिक कोएच एक यहां से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन, और यहां से हेलोजन, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन कराएगा। तो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, तो ये मेरा हो गया X, और ये हो गया मेरे लिए Y। तो X की अगर हम बात करें तो हमारे पास में X के फॉर्म में कौन आ रहा है? तो X के फॉर्म में मेरे पास में CH2 डबल बॉन्ड CHBr कहीं दिख रहा है? बोले नहीं दिख रहा है। तो फिर उसके पहले जो है हमारे पास में होगा CH3 CHBr2। इसमें से एक बार हाइड्रोजन निकला, एक बार इस यहाँ से ब्रोमीन में से एक ब्रोमीन निकला, और यहाँ से हाइड्रोजन निकला, एक H और एक Br, क्योंकि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? एल्कोहलिक KOH। KOH एल्कोहलिक होता है तो हाइड्रोजन और हेलोजन निकालता है। यहाँ से ब्रोमीन गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, तो CH2 और CHBr बना। तो ये अगर हम बात करें तो ये X नहीं है मेरे पास, तो इसको मुझे क्या मानना पड़ेगा? X। तो CH3 CH2 Br2, तो CH3 CH2 CHBr2, CHBr2 जो कि मुझे किस में दिख रहा है? डी ऑप्शन में। किस में दिख रहा है? डी ऑप्शन में। देख लो एक बार और देख लेते हैं। हाँ, डी ऑप्शन में मुझे वह दिख रहा है CH3 CHBr2। अरे पर ये डी ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? गड़बड़ हो जाएगी ऐसे में। तो यहाँ पर दूसरा भी तो दिखना चाहिए, Y। तो Y मेरे पास में क्या है? तो Y मेरे पास में एसिटिलीन है। क्या है? एसिटिलीन। तो सही आंसर मेरा कौन सा हो गया? C वाला। एक बार फिर से ये पूरी रिएक्शन में लिखकर बताता हूँ। CH3 CHBr2, इसमें से एक बार हुआ, एक बार कर पाया, एक बार करा तो CH2 डबल बॉन्ड CHBr बना। फिर एक बार और किया, एक बार और किया तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना। और फिर इसकी रिएक्शन किससे हुई? सोडामीन से। तो आपको मिला CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। तो ये है आपका Y, और यहां पर आपका क्या है? X। तो ये X और Y आपको मिल गए, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं? C ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन है? फॉलोइंग रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट, किसी को हटाना और किसी को लगाना, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, एक को दूसरे से रिप्लेस करना। तो देखिए यहाँ पर जिंक जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, जिंक जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया है हमारे लिए? तो हो गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, कौन सा हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से गोबर गैस? हाइड्रोकार्बन इज मेनली प्रेजेंट इन गोबर गैस। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, गोबर गैस में सबसे ज्यादा कौन मिलता है? मीथेन। मीथेन, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या मिलता है? प्राकृतिक गैस CNG, नेचुरल गैस के अंदर अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से मिलता है मीथेन। मीथेन नेचुरल गैस। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया है? डी वाला। अगला क्वेश्चन, एल्किनो के लिए सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन, जनरल फॉर्मूला ऑफ
कीन, ये देखो ENE वाला है, तो ENE वालों के लिए डबल वाला थोड़ी देर पहले ही बताया था, डबल CnH2n, तो सही आंसर कौन सा हो गया? सी। ये किसका है? एल्काइन का है। ये किसका है? एल्केन का है, एन वाले का, एन, ये है इन, और ये है आइन, और ये है इल, इसका है इल, मूलक का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हाइड्रोकार्बन गैस X जिसका उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट है ना, हाइड्रोकार्बन गैस X विच इज यूज टू आर्टिफिशियल राइपनिंग, तो राइपनिंग के लिए जो यूज होता है उसका नाम है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको लोग प्यार से बोलते हैं एथिलीन, और IUPAC नाम होता है इथीन। इथीन, इथीन, जो कि मुझे मिलता है बी ऑप्शन में, बाकी पढ़ू नहीं तो भी आंसर आ जाता है, पर पढ़ना पड़ेगा। उसका एक अणुभार द्रव्यमान, अनुभाविक, अनुभाविक मतलब इंपिरिकल फॉर्मा, मूलानुपाती सूत्र कितना है? 14, और मोलर द्रव्यमान और उसका अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात, बीच का अनुपात कितना है? 2, तो x का आणविक सूत्र होगा, तो पहले ही बता दिया C2H4, C2H4। देखो इंपिरिकल फॉर्मूला मास कितना है? 14, और मॉलिक्यूलर मास और इंपिरिकल मास का रेशो कितना है? 2, तो ये वैल्यू किसकी है? n की है। किसकी है? n की। आपने पहले पढ़ कर रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, और n इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। ये पुराने चैप्टर में भी एक बार हम पढ़ा चुके हैं। n बराबर अणुभार बटे मूलानुपाती भार, और अणुसूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र। इन सूत्रों का इस्तेमाल किए बिना, है ना, इस n का मान मुझे यहाँ पर 2 दिया है, बिना इनके उपयोग के ही मैं क्या बता सकता हूँ? आंसर। तो वो मेरे पास में क्या है? फलों को पकाने वाला, पकाने वाला एथिलीन, एथिलीन इथाइन नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, और रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन X व्हेन ट्रीटेड विथ 1 मोल HCl, अच्छा HCl के साथ उसको रिएक्शन कराई, या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करा दो, इल्ड अनदर रिएक्टिव कंपाउंड, X रिएक्शन करेगा तो नया रिएक्टिव बनेगा Y, और Y अंडरगोस वुड्स रिएक्शन, और ओनली प्रोडक्ट Z, X और Z को पहचानना है। एक अभिक्रियाशील हाइड्रोकार्बन X है, उसको HCl से क्रिया कराई, अगर HCl नहीं हो तो निर्जल Cl2 के 1 मोल के साथ उपचार कराएं, तो नया यौगिक बना जिसका नाम है Y, और इस Y को उल्ट अभिक्रिया से गुजारते हैं तो यह एक Z उत्पाद देता है। X और Z को पहचानना है ना। तो हमारे पास में X है, फिर Y बनेगा, और Y से क्या बनेगा? Z। तो Z की अगर हम बात करें तो हमारे पास में सबसे पहले जो है X हाइड्रोकार्बन है जो HCl से रिएक्शन करेगा, तो मेरे पास में सबसे पहले HCl से रिएक्शन करने के बाद में जो बचेगा उसकी हम बात करेंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखता हूं, और इसकी क्रिया मैं किससे कराऊंगा? HCl से, तो ये HCl से रिएक्शन हुई तो CH3 CH2 Cl बना, और फिर इसके बाद में वुड्स लगता है, तो वुड्स रिएक्शन जो है वो क्या बोलती है कि जो आपका एल्किल हैलाइड है उस एल्किल हैलाइड को डबल करना है, तो एल्किल हैलाइड को डबल करते हैं तो CH3 CH2 CH2 और CH3, ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है? डबल। एल्किल हैलाइड का ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है? डबल। तो उधर कितने का बनेगा? 4 कार्बन वाला, तो इधर 2 लिया तो कितना बनेगा? 4। अब देखो यहाँ पर प्रोपेन लिया है भाई, वुड्स के बाद में इधर वाला यौगिक जो है ना आधे वाला होना चाहिए, यहाँ प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तो इधर भी 3 कार्बन वाला, ये मामला नहीं जमेगा। यहाँ पर इथाइन, तो यहाँ इथाइन लिया मतलब सेम कार्बन है, ये नहीं जमेगा। प्रोपाइन प्रोपाइन नहीं जमेगा। वुड्स अभिक्रिया में जो भी आप यौगिक पैदा कर रहे हो उसके अंदर कार्बनों की संख्या जितनी होती है उसके पूरे पहले वाले यौगिक में आधे होते हैं, आधे। तो इसमें 4 थे तो पहले कितने होना थे? आधे मतलब 2, तो ये 3 में तो नहीं बैठ रहा है। सही आंसर किस में बैठा है? सी में। तो एक्स क्या हो गया? इथीन, और जेड क्या हो गया? ब्यूटेन, और अगर आपसे वाई पूछता तो वाई होता आपका एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अक्रियाशील गोबर गैस, दुर्गंध, गोबर गैस से जो दुर्गंध आती है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड स्मेल, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस जो होती है वह दुर्गंध के लिए जिम्मेदार होती है। आपने देखा होगा कई बार गैस कांड हो जाता है, तो जहाँ पर गैस कांड होता है वहाँ पर बहुत बदबू आती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? H2S। अगला, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के दौरान X और Y को पहचानना है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स X एंड Y फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। तो प्रोपेन टू ऑल है, हाँ भाई प्रोपेन टू ऑल, ये देखो प्रोपेन टू ऑल, तो CH3 CH, ये OH लगाया 2 पर और ये CH3, ये प्रोपेन टू ऑल है। इसकी अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो सांद्र अम्ल पानी निकालने वाला है, पानी निकलेगा तो यहाँ से क्या जाएगा OH और पड़ोसी से क्या जाएगा H, तो क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये बन गया प्रोपीन, प्रोपीन, प्रोपीन बन गया है ना, प्रोपेनॉल से क्या बन गया प्रोपीन। और इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? HBr से, तो HBr से कराएंगे। तो अब आप भी जानते हैं ये गलती से 3 लिखा गया है, 2 होगा। अब HBr से क्रिया कराएंगे तो मार्कोनी काफ का नियम लगेगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर पहले से ज्यादा है, तो ये लगा CH3, ये लगा CH, ये लगा CH3 और यहाँ पर लगा Br, मतलब 2 ब्रोमो बनेगा, 2 ब्रोमो प्रोपीन, प्रोपीन नहीं प्रोपेन, प्रोपेन सॉरी प्रोपेन, क्या बनेगा प्रोपेन। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, और इधर जो लग रहा है इसका नाम क्या है? प्रोपीन, प्रोपीन, और इधर 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो यहां पर एक्स वाई, एक्स और वाई, तो प्रोपाइन और 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन हमारा आंसर होगा, 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो वो प्रोपाइन है और प्रोपीन, मुझे प्रोपीन चाहिए है ना, इन चाहिए और 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो सही आंसर कौन सा होगा? सी वाला। और भी उत्पाद हो सकते हैं पर सबसे ज्यादा एक्यूरेट अगर एक आंसर देना हो तो वह मुझे कौन सा देना पड़ेगा? सी वाला। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 273 केल्विन पर बेयर अभिकर्मक के साथ एथीन का उपचार कराने पर एक यौगिक Y बनता है, जिसका उपयोग मोटर कार के रेडिएटर को शीतलक के रूप में किया जाता है और बेयर अभिकर्मक Z में बदल जाता है। तो Y और Z को पहचानिए। सबसे पहले इथीन लिखना है हमको, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन कराऊंगा मैं KMnO4 से, और ये बेसिक KMnO4 को ही हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलेंगे? बेयर्स रिएजेंट। तो यहां पर मुझे एक यौगिक Y मिलेगा और Y के बाद में मुझे मिलेगा Z, है ना। तो Y कौन है? तो Y वो है जो रेडिएटर में इस्तेमाल होता है। तो क्षारीय KMnO4 जिसको बेयर रिएजेंट कहते हैं, वह इसको CH2OH CH2OH में बदलता है, जिसको हम ग्लाइऑक्सल बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल। और अगर इसका नाम देखें तो एथेन 1,2 डाइऑल है, ये गाड़ियों में शीतलक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और आपका KMnO4 जो है वह MnO2 में बदल जाता है, MnO2 में। तो ग्लाइऑक्सल CH2OH 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 और Z बराबर हो गया MnO2। तो जो मुझको किस में दिख रहा है? डी ऑप्शन में, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया कराई जाती है तो यौगिक X बनता है। अच्छा, X को आप काय को X को, X मतलब वो नहीं जो छोड़कर चली गई, X को 423 केल्विन पर लाल फास्फोरस की उपस्थिति में सांद्र HI के साथ में गर्म करते हो तो आपको उत्पाद मिल जाता Y। X और Y को पहचानना है, X और Y को क्या करना है? पहचानना है। तो अगर हम बात करें X को, when the मिथेनल, अच्छा हिंदी में थोड़ा सा कम छपा हुआ है, when मिथेनल इज रिएक्ट विथ CH3Br, मिथेनल, नॉल नहीं नल, तो मिथेनल की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, HC डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? CH3 MgBr से।
एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हो रही है, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। और उसका फिर हम करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, और फिर उसका हम क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो पहले तो ये बना दूं, ये H, ये C डबल बॉन्ड O, और O की जगह पर यहाँ पर आ गया CH3 एक तरफ, यहाँ पर MgBr, और यहाँ पर क्या आ गया है H, ये बन गया। अब इसका करेंगे जल अपघटन, ये हो गया जल अपघटन। जल अपघटन करेंगे तो ये MgBr और यहाँ का OH चले जाएगा, और ये H यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया CH3 CH2 और ये OH। देखो ये CH3, ये CH2 और ये OH, तो जो बना उसको हम क्या बोलेंगे, इथेनॉल। क्या बन गया बच्चों, इथेनॉल। तो इथेनॉल हमारा X मतलब कौन हो गया है, इथेनॉल। अब इसका अगर हम बात करें तो इसका जो है मुझे, व्हेन X इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड HI, इसको HI से क्रिया कराएंगे। तो HI से क्रिया कराने पर बनेगा CH3 CH2I, आयोडाइड, एथिल आयोडाइड बन गया। अब वो जो HI से कंसंट्रेटेड HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस से क्रिया करा दी इतने पर, तो प्रोडक्ट क्या बन गया है, Y। तो Y से अगर मैं HI की क्रिया के बाद में जब इसको साथ में गर्म भी करता हूं, तो इसके अंदर से इधर से हाइड्रोजन और इधर से आयोडीन निकल जाता है, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है, जिसको हम पढ़ते हैं एथीन, और यही हमारा क्या होगा, Y। तो Y उत्पाद प्राप्त होता है। तो Y उत्पाद X में कौन है, एथेनल है, और Y में कौन है, एथीन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया है, डी वाला। करेक्ट ऑप्शन कौन सा, इथेनल और इथीन, ये दोनों उत्पाद रहेंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्कीन बहुत प्रतिक्रियाशील यौगिक है, बिल्कुल सही बात है। अन्य अभिकर्मों के साथ उपचारित करने पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं से गुजरता है। HBr के साथ ब्यूट 1 इन की अभिक्रिया कराई जाती है तो प्रमुख उत्पाद क्या होगा। एल्कीन आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड, अंडरगो वैरायटी ऑफ रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट with other reagents. What would be the major product form when 1-butene is reacted with HBr? तो 1-butene CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, HBr से। देखो HBr बहुत आया, वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो CH3 CH2 CH CH3, और यहाँ पर आ गया Br। Br मतलब ब्रोमो, ब्रोमो कितने पर लगाए, 2 पर, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सी वाला, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलो ये मार्कोनी-काफ का नियम है। अगला, केमिकली बायोगैस इज बायोफ्यूल। Biogas is biofuel which is high calorific value. Apart from major component of other components are CO2, H2, H2S and nitrogen. Identify the major component of biogas. अरे बच्चों, रासायनिक रूप से बायोगैस में एक जैव ईंधन है, बिल्कुल बायोफ्यूल है क्योंकि जानवरों से मिलता है। इसका कैलोरी मान भी हाई है, बिल्कुल सही है। प्रमुख घटक के अलावा CO2, H2 और H2S, इसी के कारण दुर्गंध आती है, और नाइट्रोजन भी होता है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन है, मीथेन। ये हम पढ़ चुके हैं, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन है, मीथेन। और दुर्गंध के लिए कौन है, H2S। एल्केन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर प्रतिस्थापन उत्पाद देता है, बिल्कुल सही बात है ना। फिर जिनका औद्योगिक महत्व भी होता है, क्लोरोफॉर्म भी इसी से बनता है, पायरीन भी इसी से बनता है। निम्न दिए गए एल्कनों में एक सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर केवल एक मोनोक्लोरो एल्केन बनाएगा। एल्केन आर रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इल टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट विच आर द इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट। बिल्कुल पायरीन क्लोरोफॉर्म बनता है क्लोरीन से सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने से। Which one of the given alkane when react with Cl2 in presence of sunlight will form only one monochloroalkane? एक ही डेरिवेटिव बनेगा, है ना। तो सबसे पहले कौन है, पेंटेन, 1 2 3 4 और ये 5,
भाई यहाँ पर अगर लगेगा तो 1 बनेगा, यहाँ पर लगेगा तो 2 बनेगा, और यहाँ पर लगा तो 3 बनेगा। एक एक जगह मैं क्लोरीन लगा सकता हूँ। तो यहाँ लगाऊंगा तो 1 बनेगा, यहाँ लगाऊंगा 2 बनेगा, यहाँ लगाऊंगा तो 3, तो मोनोक्लोरो नहीं बनेगा, 3 क्लोरीन डेरिवेटिव्स बन रहे, तो ये नहीं हो पाएगा। आइसोपेंटेन 1 2 3 और ये 2 5। अब यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, कहीं भी मैं क्लोरीन लगाऊंगा तो 1 क्लोरो ही बनेगा। इधर लगाऊंगा तो भी 1 क्लोरो, इधर लगाऊंगा तो भी 1 क्लोरो, इधर लगाऊंगा तो भी 1 क्लोरो। नहीं रे, ये तो नियो हो गया, सॉरी नियो। आइसो में देखते हैं, 1 2 3 और 4, और ये आइसो बी ऑप्शन, ये ए था और ये बी आइसो है ना। तो अगर यहाँ लगाऊंगा तो 1 होगा, और यहाँ लगाऊंगा तो 2 होगा, और यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर लगा दूंगा तो फिर 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ भी एक से ज़्यादा है ना। यहाँ पर भी मुझे एक से ज़्यादा जो है डेरिवेटिव्स मिल रहे हैं, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन बनाता हूँ, 1 2 3, और ये सी, यहाँ लगाऊँ तो 1, यहाँ लगाऊँ तो 2, इसमें भी 2 डेरिवेटिव आ रहे हैं। पर ये जो है आपका नियोपेंटेन, इसके अंदर आप कहीं भी लगाओ आपको एक ही 1 क्लोरो ही मिलेगा। यहाँ लगाया तो 1 क्लोरो, अगर यहाँ लगाया तो भी 1 क्लोरो, यहाँ लगाया तो भी 1 क्लोरो, यहाँ लगाया तो भी 1 क्लोरो। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया, डी नियोपेंटेन। देखिए एथीन ठंडे, अरे एथीन ठंडे क्षारीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया गुजरता है तो X देता है, उत्पाद X क्या है। इथीन क्षारीय KMnO4 से, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि इथीन अगर क्रिया करेगा तो वह ग्लाइऑक्सल बनाएगा, जो गाड़ियों के रेडिएटर में काम करता है, CH2CH2OH। इसलिए सही आंसर कौन सा हो गया, ए वाला। कौन सा है, ए वाला। अगला क्वेश्चन, एक एरोमेटिक यौगिक X एक अल्काइन अल्काइन के बहुलक अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है ना। फिर कहा उसको लाल गरम ट्यूब में से ले जाते हैं तब, फिर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मिथाइल क्लोराइड से उसकी क्रिया कराते हैं के साथ, अभिक्रिया पर X क्या देता है, Y। तो देखो मेरे पास में वो बोल रहा है कि एक क्या है, अल्काइन, अल्काइन से मुझे क्या मिला, X मिला, ठीक है। और X की क्रिया मैंने किससे कराई, तो मैंने कराई मिथाइल क्लोराइड से, किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो मुझे क्या मिला, एक उत्पाद Y। जो 385 के पर बेंजोइक अम्ल देने के लिए KMnO4 के साथ इस Y को मैंने KMnO4 से रिएक्शन कराई, तो मुझे मिला C6H5COOH, बेंजोइक अम्ल मिला है। कौन मिला है, बेंजोइक अम्ल। तो उन्होंने X पहचानने के लिए कहा है इस X को। तो देखो बेंजोइक अम्ल कब बनेगा, जब मेरे पास में यहाँ पर CH3 होगा और नीचे की तरफ ऐसे रिंग होगी, तो ऐसे रिंग वाले को हम C6H5CH3 बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं टोल्विन, टोलुइन, टोलुइन, टोल्विन बना। Y कौन है, टोल्विन है। टोल्विन के पहले अगर हम बात करें मिथाइल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा बेंजीन। क्या बनेगा, बेंजीन। बेंजीन की मिथाइल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तभी तो क्या बनेगा, टोल्विन। और बेंजीन बनाने के लिए एल्काइन कौन सा लगेगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसका नाम होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन को हम बोलते हैं एथाइन, है ना, एथाइन। तो मुझसे X पूछा तो X का नाम क्या हो गया, बेंजीन। अगर मान लो इसको भी पूछता कि वो एल्काइन कौन सा है, तो हम एल्काइन का नाम क्या बताते हैं, एसिटिलीन। इस X के बाद में Y कौन बना है, तो Y का नाम क्या है, टोल्विन, टोल्विन भी बता सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण परिस्थितियों के तहत तैयार किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कंडीशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से हमको जो मिलता है उसको बोलते हैं एल्केन। रिएक्शन का नाम होता है सबातीय एवं सेंड्रेंस। सबातीय एवं सेंड्रेंस निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम की प्रेजेंस में होता है 200 से 400 के टेम्परेचर पर, और सबातीय और सेंड्रेंस के बाद में हमको मिलता है एल्केन। एल्केन, इसलिए सही आंसर कौन सा है, सी वाला। अगला, स्ट्रेट चेन एल्कीन्स का क्वथनांक किसके साथ बढ़ता है। सीधी श्रृंखला वालों एल्केन का किसके साथ बढ़ता है, तो देखो 1 2 3
1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, ये सबकी सीधी श्रृंखला है। तो सीधी श्रृंखलाओं में आपका गलनांक क्वथनांक क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि श्रृंखला बढ़ने पर अणुभार मोलर, इंक्रीजिंग मोलर मास, कार्बन बढ़ेंगे तो मास भी बढ़ेगा, इसलिए उनका अणुभार बढ़ने के साथ साथ जो है वह बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। कौन बढ़ता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो बढ़ते हुए मोलर द्रव्यमान के साथ में उनका गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ता है। अगला प्रश्न, इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्केन बनाना भाई अपन को, फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ HI, रेड फास्फोरस इज यूज्ड कैटालिस्ट विच इज एक्ट एज। हमको बोल रहे हैं कि एल्केन बनाना है, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये RX अल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HI से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, और रेड फास्फोरस से कराने के बाद में यहाँ पर बनता है R, एल्केन, अल्केन बनेगा। तो बोले कौन सी रिएक्शन है इसको, इसको क्या कहेंगे? अल्काइल हैलाइड। तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन, अपचायक कारक। तो यहाँ पर जो है कैटालिस्ट विच इज एक्ट एज अ, ये कैटालिस्ट किसकी तरह काम करता है? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिसके कारण हमको क्या मिलता है? एल्केन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैराफीन, पहले ही पढ़ा चुका हूं, एल्केन को ही क्या बोलते हैं? पैराफीन। एल्केन डबल से दो ज्यादा, डबल से दो ज्यादा डी में मिलते हैं, सबसे कम क्रियाशील एल्केन है इसलिए। अगला, बायोगैस का उत्पादन द्वारा किया जाता है, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड। तो बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए अवायवीय पाचन चाहिए, एनएरोबिक, एनएरोबिक डाइजेशन मेथनोकोकस बैक्टीरिया करता है, एनएरोबिक है ना। तो बी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला, हाइड्रोकार्बन का क्वथनांक निर्भर नहीं करता है ब्रांचिंग पर, मोलर मास पर, सरफेस एरिया पर और सिमेट्री पर। देखो भाई, अभी अभी हमने कहा था कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, है ना। क्वथनांक जो है वह अणुभार के साथ सीधा रिश्ता रखता है। फिर अगर हम बात करें तो क्वथनांक शाखा ब्रांचिंग के साथ में उल्टा रिश्ता है, शाखाएं ज्यादा होगी तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम। और शाखा ज्यादा होने से क्वथनांक कम क्यों होता है? क्योंकि सतह क्षेत्रफल, शाखाएं ज्यादा है तो सतह क्षेत्रफल क्या हो गया है? कम, सतह क्षेत्रफल कम। तो सतह क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा क्वथनांक भी उतना ज्यादा होगा। तो शाखाएं बढ़ने से सतह क्षेत्रफल क्या होता है? कम, इसलिए क्वथनांक भी कम होता है। तो हाइड्रोकार्बन का क्वथनांक निर्भर नहीं करता, शाखाओं पर करता है। मोलर मास, दाढ़ जन, है ना। देखो ये हिंदी है, मोलर, मोलर मतलब दाढ़ थोड़ी ना होता, मोलर मास, मास मतलब जन थोड़ी ना होता है। अरे इसको अणुभार लिखते हैं। ये देखो अंग्रेजी का हिंदी में ट्रांसलेशन, भैया, अरे भैया बच्चे क्या करें बेचारे। चलो ठीक है। और सरफेस एरिया, सतह क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, जिस पर निर्भर नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, तो वो समरूपता, सिमेट्री। इसलिए सही आंसर कौन सा हो गया है? डी वाला। बायोगैस का भाग, बायोगैस के अनुपात में कितने भाग हवा में मिश्रित होने पर विस्फोट हो सकता है? हवा के साथ साथ मीथेन अगर हवा के साथ में 8 से 20% हो गया, 8 से 20 पार्ट, 8 से लेकर 20% या 8 से 20 पार्ट अगर हवा हो गई तो वह क्या बन जाएगा? विस्फोटक, है ना। मीथेन जो है वायु के साथ में मिलकर एक विस्फोटक पदार्थ बनाती है, जिसको फायर डैम्प भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फायर डैम्प। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 8 से 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो ये हमारी आंसर शीट है। तो यहाँ पर हमारे हाइड्रोकार्बन की जो सीरीज में 38 क्वेश्चन है पुराने सालों में आए हुए, जो कि महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं बायोगैस के ऊपर 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग तरह से घुमाकर। फिर मार्कोनी काफ और एंटी मार्कोनी काफ, HBr के ऊपर आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये दो जो है फेमस रहे हैं एग्जामिनर के, HBr, मार्कोनी काफ, एंटी मार्कोनी काफ, और हमारा जो है कौन सा अभी अभी हमने कहा था, बायोगैस, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो और भी नए नए क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। XYZ वाले भी आपसे पूछे गए,
जिनको हमने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है, ताकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से हो सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।